Hello, my dear CS Foundation students. This is Professor Praveen Baldua from Proving CS. Friends, हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज is going on. Today I have brought a topic elasticity of demand. आप में से ही काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए थे कि elasticity of demand पे वीडियोस बनाओ. फ्रेंड्स, जो भी वीडियोस मैंने आज तक CS फाउंडेशन के लिए बनाए हैं, नाउ इट्स अ हाई टाइम फॉर यू टू रेफर दैट वीडियोस. मैंने हर टॉपिक को 1 आवर में कंप्लीट किया है, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इस गारंटी के साथ कि ये सारे टॉपिक्स में से अगर आपने इतना भी पढ़ा 99.99% यही क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं. इट्स माई कॉन्फिडेंस, इट्स माई एनालिसिस. सिमिलरली मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेकर आया हूँ 7 पॉइंट्स. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अटेम्प्ट्स के साथ लिखता हूँ, ज़रा देख लो. ठीक है, फटाफट. ये टॉपिक आपको आता है, लेकिन इस हाई टाइम में ऑन विच पॉइंट्स यू हैव टू फोकस ऑन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. नाउ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले एक बार पूछा गया है मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस थे. इलास्टिसिटी का मीनिंग है रेस्पॉन्सिवनेस. ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको अटेम्प्ट के साथ बताता हूँ. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन जून 2019. ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? इट्स अ रेस्पॉन्सिवनेस. आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी है. इलास्टिसिटी का मतलब है कि एक फैक्टर की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है. मतलब ज़्यादा से इंक्रीज होगा या ज़्यादा से डिक्रीज होगा, या कम से इंक्रीज होगा या कम से डिक्रीज होगा. व्हाट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ द डिमांड विथ द फैक्टर्स कॉल्ड प्राइस, इनकम्स एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. तो नाउ लिसन, हम लोग इस चैप्टर में 3 टाइप के रेस्पॉन्सेस पढ़ने वाले हैं. तो देखो, रेस्पॉन्स ऑफ डिमांड विद चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस इलास्टिसिटी. रेस्पॉन्स ऑफ डिमांड विद चेंज इन इनकम मतलब इनकम इलास्टिसिटी. एंड रेस्पॉन्स ऑफ डिमांड विद चेंज इन प्राइस. तो सर, प्राइस किसका? प्राइस एक्स का, तो डिमांड वाई का. बराबर, मतलब इट इज़ अ क्रॉस इलास्टिसिटी. आपने इस चैप्टर में 3 टाइप की इलास्टिसिटीज पढ़ी हैं, और इनकम और क्रॉस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, नाउ ये जो मैंने ए बी और सी पॉइंट लिखे, ये किसी ने नहीं पूछा, बट दे हैव आस्क्ड द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस. फर्स्ट पॉइंट समझा. मैं टोटल आपके लिए 7 पॉइंट्स लेकर आया हूँ. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वॉज द मीनिंग. अब देखो, सबसे पहला पार्ट है प्राइस इलास्टिसिटी. फ्रेंड्स, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी आप लोगों ने पढ़ी है. प्राइस इलास्टिसिटी में हम प्राइस फैक्टर और डिमांड फैक्टर पे फोकस कर रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है. बराबर, लॉजिकली देयर आर ओनली 2 इलास्टिसिटी, एक इनइलास्टिक और दूसरा इलास्टिक. ठीक है सर, बट हमने तो 5 पढ़ी है, मैंने भी 5 लिखी हैं, बट ज़रा कंसेप्ट को समझो. कुछ लोग डेफिनेशंस को रट्टा मार के जाते हैं, बट जब एग्जाम में वो लोग थोड़ा सा डेफिनेशन की लैंग्वेज को चेंज करते हैं, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. गो लॉजिकली, डोंट रट्टोफाई द डेफिनेशंस. तो नाउ लिसन, इलास्टिसिटी में, प्राइस इलास्टिसिटी में यू जस्ट फोकस ऑन परसेंटेज. उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब यहाँ पर आप प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से डिमांड पे क्या असर होता है वो आप देख रहे हैं. तो यू पीपल हैव लर्न 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, बट लॉजिकली देयर आर 3. बराबर, एक है इनइलास्टिक और एक है इलास्टिक. अब देखो, इनइलास्टिक का मतलब है डिमांड में कम चेंज होना. इनइलास्टिक मतलब लेस फ्लेक्सिबल, डिमांड इज वेरी रिजिड. तो यहाँ पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लेना, बराबर, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में बहुत लेस चेंज आएगा. मैंने डी छोटा लिखा है, डिमांड में वेरी लेस चेंज. बराबर, तो सर लेस चेंज इन डिमांड कंपैरेटिवली यू आर कंपेयरिंग विद विच फैक्टर? इट्स प्राइस फैक्टर. ठीक है, अच्छा, व्हेन आई से इलास्टिक डिमांड, तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा फ्लक्चुएटिव है. बराबर, तो किसके कंपैरिजन? प्राइस के कंपैरिजन में. तो प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा. मैंने वहाँ पे डी बड़ा बना दिया. मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा है. बराबर, नाउ इलास्टिक मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज, इनइलास्टिक मतलब डिमांड में कम चेंज. अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. बराबर, किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में. ओके, अच्छा, एक कंसेप्ट और है यूनिटरी. यूनिटरी इज इन द मीडियम. बराबर है, डिमांड में ना तो ज़्यादा चेंज है ना कम चेंज है, इक्वल चेंज है. बराबर, तुम यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइस एंड डिमांड इज इक्वल, बोथ आर चेंजिंग इक्वली. ठीक है, अब देखो, इनइलास्टिक आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक. इलास्टिक आगे जाके परफेक्टली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इलास्टिक. आपने इसके डेफिनेशंस पढ़े होंगे. नाउ जरा ध्यान देना, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स नो चेंज इन डिमांड.
मतलब डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बराबर। देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट थियोरेटिकल वर्ल्ड में परफेक्टली हम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब सेलर कितना भी प्राइस बढ़ाए, डिमांड में जरा भी चेंज नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हाँ कि ना। बट परफेक्टली इलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स नो चेंज इन डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है डिमांड में थोड़ा चेंज आएगा। तो देखो डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स लेस चेंज इन डिमांड, डिमांड में लेस चेंज। तो सर आपने बोला इन इलास्टिक मतलब लेस, तो गाइस जीरो का मतलब भी लेस ही हुआ ना प्राइस के कंपैरिजन में, बराबर। अच्छा यूनिटरी में न कम न ज्यादा, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इक्वल चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इक्वल चेंज इन डिमांड, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज, तो देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स मोर चेंज इन डिमांड, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने पढ़ रखी हैं। नाउ परफेक्टली इलास्टिक, अगेन परफेक्टली इलास्टिक प्रैक्टिकली नहीं होता, बट थियोरेटिकल वर्ल्ड में है। नाउ परफेक्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इनफाइनाइट, मतलब डिमांड में कितना चेंज आएगा इवन यू कैन नॉट एस्टिमेट, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ तो डिमांड में देयर इज एन इनफाइनाइट चेंज। अब डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। नाउ अब देखो इसके सिंबल्स, ठीक है। अच्छा गाइज आपको मालूम है क्वेश्चंस इन डेफिनेशंस पे भी आए हुए हैं, ठीक है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपको रिवीजन में नहीं बताऊंगा जो एग्जाम में आज तक नहीं आई है। तो नाउ लिसन, अब मैं इसके अटेम्प्ट्स भी लिख देता हूं। दिस टाइप ऑफ डेफिनेशंस हैज बीन आस्क्ड इन जून 2017, देन December 2018 एंड December 2015 में भी आया हुआ है, बराबर। 3 times नाउ दे हैव आस्क्ड, या तो वो लोग आपको डेफिनेशन देंगे और सिंबल पूछेंगे, या वो लोग सिंबल देंगे और डेफिनेशन पूछेंगे। आप देखो इसी डेफिनेशन को आप सिंबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नो चेंज मतलब EP इज इक्वल टू 0, नो चेंज मीन्स EP इज इक्वल टू 0। अच्छा लेस चेंज मतलब EP इज इक्वल टू लेस देन 1, बराबर। परफेक्टली इन रिलेटिवली इनइलास्टिक का सिंबल है EP इज इक्वल टू लेस देन 1, ओके। देन यूनिटरी इलास्टिक EP इज इक्वल टू 1, डेफिनेशन में देखो इक्वल है तो इक्वल टू 1। नाउ मोर चेंज तो EP इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड इन्फिनिट तो EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बराबर। ये सिंबल्स भी आपने पढ़े हैं। नाउ सिंबल से वो लोग या तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर वो लोग डेफिनेशंस क्वेश्चन में देंगे और सिंबल पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 3 times इन योर एग्जाम, बहुत सिंपल है लेकिन पूछे गए हैं। अब देखो डायग्राम, डायग्राम्स आज तक एग्जाम में नहीं पूछे गए, बट इट इज़ अ पार्ट, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दूं। परफेक्टली इलास्टिक में आपका जो कर्व होगा वो वर्टिकल होगा, बराबर। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इट विल गोना बी वर्टिकल डिमांड कर्व, आपकी जो डिमांड कर्व वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, हाँ कि ना। अच्छा रिलेटिवली इलास्टिक में आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जरूर होगा, बट इट विल गोइंग टू बी स्टीपर, इट विल गोइंग टू बी स्टीप। आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन स्टीप होगा। नाउ यूनिटरी इलास्टिक में भी कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन वो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ relatively elastic में if you're going to draw the demand curve, of course it's a downward sloping but it's going to be flatter, बराबर। और infinity में it is going to be extremely flatter, that is horizontal demand curve parallel to x axis. This is what the demand curves are, बराबर। मैंने एकदम लिमिटेड पॉइंट्स लिखे हैं, अब मेरी बात को ज़रा समझना। अब इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन में पीरियड्स भी पूछ सकते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक का जो कर्व है वो कौन से पीरियड को इंडिकेट करता है, रिलेटिवली इलास्टिक कौन से पीरियड को इंडिकेट करता है। नाउ तो देखो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वेरी शॉर्ट पीरियड को इंडिकेट करता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमेशा वेरी शॉर्ट पीरियड होगा। रिलेटिवली इलास्टिक शॉर्ट पीरियड, रिलेटिवली इलास्टिक लॉन्ग पीरियड और परफेक्टली इलास्टिक वेरी लॉन्ग पीरियड। अब सर ये किस बेसिस पे है? अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिसंबर 2012, बराबर। डायग्राम्स के साथ उन्होंने ये डायग्राम्स दिए थे और मैच द कॉलम पूछा था। बताओ कौन सा डायग्राम शॉर्ट पीरियड समझाता है,
कौन सा डायग्राम लॉन्ग पीरियड इंडिकेट करता है। तो डायग्राम्स के बेसिस पे आपको पीरियड डिसाइड करना है। अब मैं एक छोटे से पॉइंट समझा दूं। सर with the help of diagram how come you can say कि it's a very short period and short period? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। now listen, अब मुझे एक चीज बताओ, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन डिमांड। मतलब आप प्राइस कितना भी बढ़ाओगे और कंज्यूमर जरा भी डिमांड को कम नहीं करेगा। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो। मालूम है प्रैक्टिकली पॉसिबल कब है? जब आपने कंज्यूमर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं दिया। तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड जहाँ पे कंज्यूमर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, इससे डिमांड में कोई चेंज नहीं आई। लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक क्या कहता है? डिमांड में थोड़ी चेंज आई है। थोड़ी चेंज आई है इसका मतलब है डिमांड में लेस चेंज है, मतलब थोड़ा तो रेस्पॉन्ड करने का मौका मिला कंज्यूमर को। दैट्स मीन्स इट इंडिकेट्स कि कंज्यूमर गॉट अ शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट नहीं था बट थोड़ा टाइम मिला। अच्छा, रिलेटिव यूनिटरी मैंने डैश लिखा है, वाई? बिकॉज उसके ऊपर आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इलास्टिक में डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। यू नो व्हाट डू मीन बाय डिमांड में ज़्यादा चेंज? मतलब कंज्यूमर को रेस्पॉन्ड करने को ज़्यादा टाइम मिला। डिमांड इज फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए, बराबर। और इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक को वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों कहा गया? गाइज इन्फिनिटी का मतलब है इट रिक्वायर्स, डिमांड में चेंज आने के लिए माइट भी एक जनरेशन लगती है, इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बराबर। पूरा ट्रेंड बदल जाता है, पूरे कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस बदल जाते हैं, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये पढ़ के ज़रूर जाना है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, अब है ना, आप लोगों ने मार्केट चैप्टर भी पढ़ा है फ्रेंड्स। मार्केट चैप्टर में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्केट चैप्टर ना, उसमें आपने इलास्टिसिटी को कंपेयर किया है। आप मेरा मार्केट चैप्टर का, ठीक है, वीडियोस देख सकते हैं, वेरी समराइज मैनर में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो देखो, रिलेटिवली इन इलास्टिक मोनोपोली को इंडिकेट करता है, रिलेटिवली इलास्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को इंडिकेट करता है, परफेक्टली इलास्टिक परफेक्ट कंपटीशन को इंडिकेट करता है, बराबर। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन इसके अटेम्प्ट्स मैंने मार्केट चैप्टर में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप वहाँ पर रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, आप रेफर कर सकते हो। अच्छा, यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, ओके। ये हम इसी तरीके से सेव करके रख दूंगा। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी पे आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। नाउ कैलकुलेशंस आते हैं फ्रेंड्स प्राइस इलास्टिसिटी पे। नाउ अंडरस्टैंड, तो कैलकुलेशंस मैंने आपके लिए एक एक एग्जांपल रखा है। प्राइस इलास्टिसिटी में जब कैलकुलेशंस आते हैं तो स्टूडेंट्स ने नॉर्मल सम्स तो हमेशा सॉल्व करके जाते हैं, बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड, और आई कैन से देयर आर 3 पैटर्न्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। अच्छा, तो पहले मैं अटेम्प्ट्स लिख देता हूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि इसको ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी बार पूछा गया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट डाउन करके रखे हैं। लेट मी रेफर। देखो, ये क्वेश्चंस आए हैं जून 2014 में, बराबर। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड जून 2014, जून 2013। जून 2014 में 2 बार क्वेश्चंस आए थे, तो मैं वापस एक बार और जून 2014 लिख देता हूं, बराबर। देन जून 2015 हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया है, बराबर। देन जून 2015 में 2 टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन अ डिफरेंट पैटर्न, तो 2 बार। देन दिसंबर 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जून 2018 में भी क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम टाइम दिस क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड, हाउ कम यू कैन स्किप दिस क्वेश्चंस, बराबर। और आपके अटेम्प्ट में भी आएगा, ये कंफर्म्ड है, ठीक है। अब कैलकुलेशंस है प्राइस इलास्टिसिटी के। प्राइस इलास्टिसिटी के कैलकुलेशंस आपने पढ़े होंगे। देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। पहला वैरायटी है जिसमें आपको सिर्फ परसेंटेजेस दिए जाएंगे, ओके। नाउ मतलब कोई फिगर्स नहीं देंगे, वो आपको डिमांड में भी चेंज का परसेंटेज देंगे और प्राइस में भी चेंज का परसेंटेज देंगे। तो मेरी बात सुनना, देखो क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 5%। अब मेरी बात सुनना, प्राइस है ना, राइज हो रहा है, तो प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 5%। तो देखो परसेंटेज दिए हैं, बराबर, क्वांटिटी और प्राइजेस नहीं दिया है। इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 10%, डिमांड फॉल हो रही है 10% से, अग्री करते हो? इट इंप्लाइज दैट a 10% fall in price commodity will result in। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझते हैं, अंडरस्टैंड।
प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइस है ना 5% से इंक्रीज हुआ, जब क्वेश्चन 5% से इंक्रीज हुआ तो डिमांड 10% से फॉल हुई। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, बराबर, दिस इज गिवन। अब आगे सुनो, आगे क्वेश्चन कहता है कि अगर प्राइस 10% से फॉल हो जाए, बराबर, अगर प्राइस 10% से फॉल हो जाए तो बताओ क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंट से फॉल या राइज होगा। तो पहली चीज अपने को ये आंसर निकालना है, क्वेश्चन मार्क, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, बराबर। तो सुनो, जब मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख लेता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, प्राइस एंड क्वांटिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप, बराबर। तो जब प्राइस बढ़ रही है डिमांड फॉल हो रही है, लेकिन हमको जो फाइंड करना है उसमें कहा है कि प्राइस इज फॉलिंग बाय 10%, तो ये तो कंफर्म्ड हो गया कि डिमांड विल इंक्रीज। प्राइस इज फॉलिंग बाय 10% तो डिमांड विल इंक्रीज। अब कितने परसेंट से वो मुझे चेक करना पड़ेगा, अग्री करते हो? तो नाउ लिसन, आप लोग का फॉर्मूला, हालांकि डायरेक्टली भी कर सकते हो बट मैं फॉर्मूला से जाता हूं लॉजिकली। आपका फॉर्मूला क्या मालूम है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अग्री करते हो? अब मैं इसको दिखता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड कितने से चेंज हुई? देखो डायरेक्टली परसेंटेज ही दिया है 10%, और प्राइस कितने से चेंज हुआ? 5%। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 2, है ना? 5 1 जा 5 2 जा। अरे अग्री करते हो? इसका मतलब 2 टाइम्स। तो अब मेरी बात सुनो, लेकिन मुझे आंसर क्या निकालना है कि क्वांटिटी कितने से चेंज हो रहा है। अग्री? तो नाउ लिसन, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां। अब अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो लिसन, जो मुझे फाइंड करना है, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सेम फॉर्मूला आई विल बी टेकिंग। तो डिमांड तो वो लोग ने दिया नहीं है, लेकिन प्राइस उन्होंने बोली है कि 10% है। अग्री करते हो? अच्छा, ईपी 2 है तो कहने से 2 आने के लिए इधर 20% आएगा। तो सुनो, डिमांड विल इंक्रीज बाय 20% क्योंकि वो डबल हो जाना चाहिए। तो माय आंसर इज सी। सी इज द आंसर, 20% राइज इन क्वांटिटी डिमांड। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए इजी था क्योंकि यहाँ पर 20% एक ही है। मैं चाहता तो इसमें 2 ऑप्शंस दे सकता था, 20% राइज इन डिमांड एज वेल एज 20% फॉल इन डिमांड। तब आपको आंसर अगर 20 भी आता तो भी सोचना पड़ता कि राइज है कि फॉल है, तो उसके लिए आपको इनवर्स रिलेशनशिप पता होना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड। तो ये पहला वैरायटी था जिसमें क्वांटिटी और डिमांड का परसेंटेजेस ऑलरेडी दिया होगा, डिवाइड करके ईपी निकाल लो और फिर उसको मिसिंग फिगर्स में यूज करो। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वैरायटी देखो, इफ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन इन क्वेश्चन। अब सेकेंड वैरायटी कैसा है कि आपको प्राइस और क्वांटिटी दोनों दी जाएंगी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। If the demand for blanket increase from 4,600 to 5,700, डिमांड इंक्रीजेस, मतलब डिमांड बढ़ रही है। तो देखो क्वांटिटी दिया है, डिटेल क्वेश्चन है, एंड द प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीज हो रही है। ऑफ कोर्स डिमांड इंक्रीज हो रही है मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा, बराबर, इनवर्स रिलेशनशिप है। फ्रॉम 220 to 190, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइंड द इलास्टिसिटी। पहले में परसेंटेजेस दिए थे, क्वांटिटी या प्राइस नहीं दी थी। सेकेंड वैरायटी में क्वांटिटी और प्राइस दी है। ठीक है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, दे हैव गिवन यू ओल्ड ऑल्सो एंड न्यू ऑल्सो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 220, तो ओल्ड प्राइस 220 है, जब प्राइस फॉल हुआ 220 से 190 पे, तब डिमांड इंक्रीज हुई 4600 से 5700 पे, बराबर। आपको ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी ऑलरेडी दिया है, बराबर। अब जब सारे फिगर्स दिए होते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, व्हाट इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला? तो नाउ लिसन, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अंडरस्टैंड। आपका फॉर्मूला होगा ईपी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, बराबर। दिस इज द फॉर्मूला विच यू पीपल यूज। अब चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है ओल्ड माइनस न्यू, यू हैव टू टेक द डिफरेंस। और क्वांटिटी का मतलब ओनली ओल्ड क्वांटिटी, प्राइस का मतलब ओनली ओल्ड प्राइस, और चेंज मतलब ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस।
दिस विल गोइंग टू बी योर फॉर्मूला, बराबर। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू क्वांटिटी। तो अगर आप देखेंगे ओल्ड और न्यू क्वांटिटी मतलब 4600 और 5700 का डिफरेंस इज 1100। अब मुझे कुछ लोग क्या बोलेंगे मालूम है, सर 4600 माइनस 5700 इज नेगेटिव 1100। फ्रेंड्स, while applying this formula you should ignore positive signs as well as negative signs। सर क्यों? पॉजिटिव साइन तो बाय डिफॉल्ट होता है, बिकॉज हमको डिफरेंस चाहिए, माइनस प्लस के झंझट में मत जाओ, सिर्फ डिफरेंस लो, दोनों में कितने का गैप है, बराबर 1100 डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी इज 4600 इनटू, बराबर, इनटू प्राइस मतलब ओल्ड प्राइस, तो ओल्ड प्राइस इज माई 220 अपॉन ओल्ड माइनस न्यू इट्स 30। 220 माइनस 190 अगर आप लोगे तो 30 आएगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1.75, बराबर। कैलकुलेशंस आप कर लेना, तो C इज द आंसर, C इज द आंसर। होप यू गॉट दिस। आपको ये चीज समझ में आई होगी, श्योर ऑल ऑफ यू, C इज द आंसर, ठीक है। 1.75 शुड बी द आंसर। तो सेकेंड वैरायटी क्या है, दोनों में अमाउंट और प्राइजेस दिए हैं, ओल्ड और न्यू, आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर्स निकाल देना है। तो पहला वैरायटी परसेंटेजेस दिए जाएंगे, सेकेंड वैरायटी आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, ओके। अब मैं चलता हूं आगे, टाइप 3, एक और तरीके का क्वेश्चन। इसमें आपको परसेंटेज दिए गए हैं, बराबर, और उन्होंने आपसे फिगर्स नहीं पूछे हैं, उन्होंने पूछा विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इट इज। तो मालूम है आप लोग को परसेंटेज से आंसर निकालना है, आंसर से आपको ये देखना है कि वो ग्रेटर देन 1 है, लेसर देन 1 है, 0 है, और इसके हिसाब से आपको इक्वेशन के बेसिस पे टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिसाइड करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रेफर किए हैं। इफ 20% चेंज इन प्राइस में 20% का चेंज है ऑफ अ कमोडिटी does not result into any change in quantity demand। हो। Now listen friends, quantity में कोई change नहीं है, which type of price elasticity of demand will be। तो अब देखो, प्राइस में 20% का चेंज है लेकिन डिमांड में 0% का चेंज है। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी इलास्टिसिटी है जिसमें डिमांड में नो चेंज होती है। एक्चुअली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही हो गए, बराबर। अब देखो, अगर आपको ये चीज़ ना भी समझे ना तो आप इसको फॉर्मूला में डाल सकते हो, हालांकि डालने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता दूं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कहने से परसेंटेज 0 अपॉन 20 है, तो आंसर तो 0 ही आएगा। EP इज इक्वल टू 0 किस में आता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, D इज द आंसर। वो वैसे ही समझ जाता क्योंकि डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ये चीज़ समझ में आई आपको। These are the 3 types of questions which has been asked in the elasticity, okay। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट एक वैरायटी है पॉइंट इलास्टिसिटी, थर्ड पॉइंट मेरा। पॉइंट इलास्टिसिटी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी हाँ एक बार तो आया ही है नाउ, कि वो लोग आपसे क्या पूछेंगे मैं, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व टच बोथ द एक्सिस y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो सुनो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ी होगी, मिड पॉइंट इज यूनिटरी इलास्टिक, मिड पॉइंट इज यूनिटरी इलास्टिक। अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, एक बार दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर। फ्रेंड्स आपका लास्ट अटेम्प्ट है, बराबर। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर क्या रेफर करें, मेरी एडवाइस है सिर्फ पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व कर लो, बराबर। यू विल गोइंग टू गेट क्लियर विद अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। नाउ 99.99% वही सारी चीज़ें आने वाली है, ओके। नाउ बाकी सब इलास्टिसिटीज आपको पता है, बट मिडिल पॉइंट पे पूछा गया, मैंने वो डिस्कस कर दिया आपको। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हाँ एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये एक्चुअली मार्केट का चैप्टर है, बराबर। नाउ बट यहाँ पे इलास्टिसिटी को भी लिंकअप ली गई है। वहाँ पर मैंने आपको उस सीरीज़ में, बराबर, जब मैंने वो लेक्चर पढ़ाए थे तो मैंने आपको वहाँ पर भी प्राइस इलास्टिसिटी और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशनशिप समझाए थे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ,
नाउ मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। ये सर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं क्या? यस, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये वाला दिसंबर 2012 में। अब यू नो व्हाट, आपने अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट चैप्टर याद होगा तो ये मेरा एवरेज रेवेन्यू और ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे है तो जीरो है, और एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, बराबर। लेकिन उसको प्राइस इलास्टिसिटी की थ्योरी से मैच कर कर एक रिलेशनशिप निकाला गया। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव कब हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव कब हो सकता है, और मार्जिनल रेवेन्यू जीरो कब होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी किससे रिलेशनशिप निकाली गई? मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होने का मतलब है ईपी इज इक्वल टू लेस देन 1, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। जब प्राइस इलास्टिसिटी यूनिटरी होती है, न्यूट्रल, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी न्यूट्रल होता है, जीरो। जब प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 का मतलब है रिलेटिवली इलास्टिक, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव। ये प्लीज आपको पढ़ना है, मार्केट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, पॉइंट नंबर 4। मैं रैपिड रिवीजन करवा रहा हूं सो दैट इन शॉर्ट पीरियड आई कैन कवर अप, ठीक है, ऑल द मेजर पॉइंट्स। एग्जाम के टाइम पे आपको ये पढ़ना है। इलास्टिसिटी वैसे भी आप पढ़ चुके होंगे, बट इन पॉइंट्स को लास्ट डे पे आप रिवीजन करके जाइए फ्रेंड्स, बराबर। यू आर गोइंग टू बी थैंकफुल टू मी। नाउ इक्विलिब्रियम प्राइस, नेक्स्ट पॉइंट। इक्विलिब्रियम प्राइस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस वेयर डिमांड एज वेल एज सप्लाई इक्वलाइज। अग्री करते हो? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस में आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि कब प्राइसेस बढ़ती हैं और कब प्राइसेस कम होती हैं, व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेशन, व्हेन देयर इज अ डिफ्लेशन। तो मेरी बात सुनो, एकदम फंडा बहुत सिंपल है। जब भी डिमांड इज मोर देन सप्लाई, हमेशा प्राइसेस बढ़ेंगे। इट्स वेरी सिंपल, बराबर है। मार्केट में पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन सप्लाई नहीं है, तो सेलर भाव बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 सिचुएशंस लिखी है, सुन लो। Whenever there is a demand is greater than supply, ठीक है, हमेशा prices will increase. And whenever there is a comparatively supply is greater than demand, prices will fall. जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, हमेशा प्राइस फॉल होंगी, और जब भी डिमांड ज़्यादा होती है, हमेशा प्राइसेस बढ़ेंगी। ये थंब रूल है समझने का। अच्छा, अब है ना, आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। मैं पहले आपको अटेम्प्ट्स बता दूं, बराबर, कितनी बार पूछे गए ये। व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनअफेक्टेड एंड व्हेन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनअफेक्टेड। मैं यहाँ पे अटेम्प्ट्स लिख देता हूँ। दिसंबर 2012, बराबर, देन जून 2000, दिसंबर 2012 में 2 टाइप के क्वेश्चंस आए थे, देन जून 2015, देन जून 2016, देन एक और दिसंबर 2015 and December 2016. So many times this questions has been asked. अरे बराबर, all of you. तो now listen. अब है ना, C पॉइंट एंड D पॉइंट पे ही क्वेश्चंस आए थे, A और B पे नहीं आए। A और B तो बेसिक थ्योरी है। When equilibrium price is unaffected, क्वेश्चन कहता है कि जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो प्राइस विल इंक्रीज, और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू डिमांड, तो प्राइस विल डिक्रीज। मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर सप्लाई प्राइस विल रिमेन अनअफेक्टेड? मतलब प्राइस विल रिमेन अनअफेक्टेड का मतलब प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसी कौन सी सिचुएशंस है? तो फ्रेंड्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर आर 3 सिचुएशंस। 3 सिचुएशंस में इक्विलिब्रियम प्राइस ना बढ़ेगा ना कम होगा, कांस्टेंट रहेगा। सर वो सिचुएशंस कौन सी हैं? तो देखो, ए सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएं, तो हमेशा प्राइस अनचेंज रहेगी, ठीक है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा क्या है? नाउ दूसरा कंसेप्ट है कि सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड चेंज होती जा रही है, तो भी प्राइस पे कोई असर नहीं होगा। या फिर डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई डिमांड कोई भी एक परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, बराबर,
तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 3 सिचुएशन है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। सर कैसे? तो सुनो, थोड़ा एग्जांपल भी दे देता हूँ, लिसन। यहीं पे अब देखो, अगर परफेक्टली इलास्टिक है कोई भी डिमांड और सप्लाई, तो कैन आई से लेट्स टेक इन डिमांड, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ कि ना? तो अब देखो, अब मैं सप्लाई को ग्रीन पेन ले लेता हूँ, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो कहने से वो यहाँ मैच कर रहा है, तो यही मेरा प्राइस हुआ, ये मेरी क्वांटिटी हुई। अब सप्लाई कर्व अगर बढ़े या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस विल रिमेन सेम। बढ़े या कम हो, कितने भी सप्लाई कर्व आगे कर लो, प्राइस विल रिमेन सेम। तो डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, मैंने डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक रखा था। सिमिलरली अगर आप सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक रख लो और डिमांड सेम चलता रहे तो भी प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। होप यू अंडरस्टूड ये इक्विलिब्रियम प्राइस का फंडा। अच्छा, व्हेन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनअफेक्टेड, क्वांटिटी कब कांस्टेंट होगी? तो फ्रेंड्स इसमें 2 सिचुएशंस है, सुनो। ए एंड बी, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली inelastic और डिमांड इज परफेक्टली inelastic। ये दोनों सिचुएशन में क्वांटिटी पे कोई असर नहीं आएगा। तो अगर प्राइस कांस्टेंट बोला है तो डिमांड और सप्लाई दोनों इलास्टिक होने चाहिए परफेक्टली, और अगर क्वांटिटी को अनअफेक्टेड बोला है तो सप्लाई और डिमांड दोनों इनइलास्टिक होने चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जिससे क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड। तो आप ये पढ़ लें, काफ़ी बार पूछे गए ये क्वेश्चंस। अब आ जाओ 6th पॉइंट, इनकम इलास्टिसिटी पे। नाउ इनकम इलास्टिसिटी पे ये क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा, प्लीज। नाउ लिसन, इनकम इलास्टिसिटी पे भी काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, जरा संभालना। मैं अटेम्प्ट्स ही बताऊंगा कि पहले अटेम्प्ट्स बता दूं। चलो, इनकम इलास्टिसिटी पे क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं मैं पहले अटेम्प्ट्स लिख देता हूं। लेट मी रेफर द अटेम्प्ट्स। जरा ध्यान देना, जून 2019, जस्ट अ मिनट, दिसंबर 2013, 2 बार आए हुए हैं, और एक बार दिसंबर 2014। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, बराबर। नाउ 3 टाइम्स क्या पूछा था वो भी बताता हूं, सुनना, और कहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वो भी बता दूंगा। अब देखो, इनकम इलास्टिसिटी में आप इनकम के फैक्टर से डिमांड को चेक करते हो कि इनकम के बढ़ने या कम होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है। अब इनकम का फैक्टर मैंने डिमांड के चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, यू कैन वॉच दिस दैट ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें मैंने 5 to 6 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर कवर अप किया था। अब इधर देखो, डिमांड इनकम इलास्टिसिटी 3 टाइप की हो सकती हैं, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, हाँ कि ना? नेगेटिव का मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। मैं यहां लिख देता हूं, इनवर्स रिलेशनशिप। और पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप, हाँ कि ना? अच्छा, अब मेरी बात को जरा समझो। नेगेटिव रिलेशनशिप बराबर में आपका जो भी कैलकुलेशन होगा वो हमेशा उसके आगे माइनस साइन लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी में जीरो है ना, ठीक है। पॉजिटिव में आपका जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे स्टूडेंट्स थोड़े गड़बड़ कर देते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। नाउ लिसन, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कौन से गुड्स को होता है? ये मेरा पहला आंसर, इंफीरियर गुड्स। जीरो इनकम इलास्टिसिटी नेसेसिटी गुड्स में होता है, नेसेसिटी गुड्स। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में नॉर्मल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स, बराबर। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे ना, लग्जरी गुड्स हैव डैश इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव, ठीक है। ऑल ऑफ इंफीरियर गुड्स हैव डैश इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव। ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया,
ऑल ऑफ यू, पक्का? नाउ अंडरस्टैंड। अब ये तो मैंने लिख दिए। इसके बाद अब नेगेटिव में इंफीरियर गुड्स, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है इंफीरियर गुड्स का, और जब इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप, डिमांड चैप्टर में पढ़ चुका है। नेसेसिटी गुड्स में क्या होता है, जीरो क्यों है? इनकम चाहे बढ़े या कम हो, डिमांड रिमेन्स अनअफेक्टेड, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। पॉजिटिव में डायरेक्ट रिलेशनशिप, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन इनकम डिक्रीजेस डिमांड आल्सो डिक्रीजेस। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, बराबर। बट ये रिलेशंस नहीं पूछे गए आज तक, बट ये चीज़ें पूछी गई। अब मालूम है आपको इनकम इलास्टिसिटी पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर। आपको क्वेश्चन आएगा इनकम इलास्टिसिटी फॉर प्रोडक्ट एक्स, इनकम इलास्टिसिटी फॉर प्रोडक्ट एक्स इज पॉजिटिव 0.5 बस इतना दे देंगे वो लोग, या पॉजिटिव प्लस वर्ड नहीं देंगे, खाली 0.5। और मालूम है आपको क्या पूछेंगे, फाइंड आउट प्रोडक्ट एक्स इज लग्जरी और नेसेसिटी गुड्स और इंफीरियर गुड्स। बोलो क्या आंसर होगा? तो सुनो, उन्होंने 0.5 लिखा ना, मतलब आंसर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में लग्जरी हो सकता है, नेसेसिटी में 0 होता है, बराबर है, और इंफीरियर में नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं, प्लस 0.5 के बदले अगर मैं लिख देता माइनस 0.5, तो आपका आंसर इंफीरियर होता, क्योंकि माइनस का मतलब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो प्लस और माइनस पे आपको वो लोग ये पूछ सकते हैं कि गुड्स लग्जरी है कि नेसेसिटी है, आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्ट एक्स से आपको कुछ नहीं समझेगा, एक्स इज अ डिफरेंट टर्म, नॉर्मल टर्म, बराबर। आपको पॉजिटिव इलास्टिसिटी और नेगेटिव इलास्टिसिटी से समझ में आएगा वेदर द गुड्स आर लग्जरी और वेदर द गुड्स आर इंफीरियर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो, इनकम इलास्टिसिटी पे कैलकुलेशन आज तक कभी नहीं आए हैं, खाली इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव के साथ द पीपल कैन प्ले विथ यू। अब आ जाओ लास्ट 7th पॉइंट एंड देन माई रिविजन विल गेट ओवर, क्रॉस इलास्टिसिटी। बिफोर आई गेट इनटू द क्रॉस इलास्टिसिटी, मैं आपको अटेम्प्ट्स बता दूं इसके ऊपर क्वेश्चंस कितनी बार आए हुए हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। December 2013, then June 2014, then June 2016, then June 2019, then December 2016, then June 2018. You can refer friends. इतनी बार क्रॉस इलास्टिसिटी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, नाउ लिसन, अब क्रॉस इलास्टिसिटी पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं बताता हूँ। My purpose is not to explain you cross elasticity. My purpose of this lecture is, this video is just to make you understand what kind of questions are coming up and how you should be mentally prepared for that. Okay, so now listen, understand, क्रॉस इलास्टिसिटी में आप लोग प्राइस किसी एक कमोडिटी का लेते हो, बराबर है, और डिमांड किसी दूसरी कमोडिटी का लेते हो। मतलब यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप। अग्री? नाउ अब है ना, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे, बराबर। मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे कार एंड पेट्रोल, बराबर, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इंक एंड पेन, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। शर्ट एंड पैंट, ठीक है। नाउ इसमें कौन सा रिलेशनशिप होगा? अब इसे प्राइस अगर शर्ट की है तो डिमांड पैंट की होगी, प्राइस अगर पेन की है तो डिमांड इंक की होगी, प्राइस अगर कार की है तो डिमांड पेट्रोल का होगा। दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप होता है? जब तक आपको रिलेशनशिप याद नहीं होंगे, आई गारंटी इट, आप इन फॉर्मूलाज को, इन डेफिनेशन को कितना भी रट्टा मार लो, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज, बिकॉज इन द एग्जाम दे विल नॉट गोइंग टू आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस, बराबर। देन यू विल गोइंग टू गेट कंफ्यूज, अरे यार ऐसा तो कुछ पढ़ा था, है ना। नाउ तो लिसन, सब्स्टिट्यूट गुड्स को हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स,
और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब लिसन, तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स को होगी और कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब अगर प्राइस प्राइस कार की बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि कार की डिमांड्स गिर जाएंगी, बराबर। अगर कार का प्राइस फॉल हुआ तो पब्लिक विल गोइंग टू बाय द कार्स, तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर भी नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आपके कैलकुलेशन से नहीं आएगा, यू हैव टू पुट माइनस ऑन इट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब यू कैन रिप्लेस विथ वन अनदर, एम आई करेक्ट? नाउ क्या क्या हो सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, पेप्सी नहीं तो कोक चलेगा, कोक नहीं तो थम्स अप चलेगा, काला शरबत एक ही है। कोल्ड ड्रिंक्स इज अ सब्स्टिट्यूट, अग्री करते हो? देन अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज सब्स्टिट्यूट। इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। चॉकलेट्स ले लो, 5 स्टार एंड डेयरी मिल्क। नाउ अगर डेयरी मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो 5 स्टार का डिमांड बढ़ जाएगा, अगर डेयरी मिल्क का प्राइस कम हो गया तो 5 स्टार की डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का। ऑल ऑफ यू आपने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ी है सर, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं यार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल, कैलकुलेशंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि द रिलेशनशिप, सुनना जरा, बिटवीन प्राइस ऑफ X and demand of Y is negative, or they can ask you in this way, just a minute, is minus 0.25, बराबर। फिर पूछेंगे find X and Y are dash goods, X and Y are dash goods, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे करोगे? तो ऑप्शन होंगे X and Y are substitute, B complementary, C unrelated, D none। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। बताओ, तो अब देखो X और Y तो मुझे समझता ही नहीं है, तो कहने से, लेकिन इलास्टिसिटी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव किसको होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को, तो X एंड Y आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये पॉजिटिव 0.25 होता तो सब्स्टिट्यूट हो जाता। सिंपल ना, ऑल ऑफ यू। नाउ इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, अगर आप ये वैरायटीज को अच्छे से पढ़ के जाते हो, बराबर, आई गारंटी यू कैन सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आप लोग इस पूरे के पूरे नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। मीट यू इन एग्जीक्यूटिव, बाय फ्रेंड्स।